राम राम किसान भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होंगे। अपन आज बात करेंगे गेहूं की खेती की। अपन एक किसान अपने उनके खेत पे आए हैं, गेहूं की खेती कर रखी है उन्होंने। तो इनके बारे में देखेंगे अपन कि गेहूं की खेती किस प्रकार से करी जाती है। तो सर्वप्रथम अगर इसका नाम लेवे गेहूँ का, तो गेहूँ का वनस्पति नाम क्या है, तो इसमें देखते हैं अपन कि ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं इसको, गेहूँ को। फिर देखते हैं इसकी कुल की बात करें अपन, तो ग्रेमिनी कुल है इसका। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो सर्वप्रथम गेहूँ कहाँ से आया था, तो उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, तुर्की का है ना, वहाँ से आया था ये। अगर फिर आगे देखिए अपन, तो गेहूँ को अनाजों का राजा कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर भारत है गेहूँ की कृषि के अंदर। दोस्तों फिर आगे देखिए अपन, तो खाद्यान्न फसलें हैं ये, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 62.71% पाई जाती है। और प्रोटीन जो होती है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो होती है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, और छोटे बच्चों पे ये ज़्यादा कैप्चर करती है। इसलिए जो जन्म से लेके और 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको गेहूं की रोटी नहीं खिलाते हैं, दूध ही पिलाते हैं बस। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए अपन, तो उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, और अग्रणी राज्य में और देखते हैं अपन राजस्थान है। ये सभी इसमें हैं। फिर देखिए अपन जलवायु की अगर बात करें अपन, तो जलवायु इसमें शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और फिर बाद में अगर उत्पादक जो राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें देखते हैं पंजाब जो है वो उत्पादक प्रथम स्थान पर है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ की कृषि की जाती है। अगर राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान के अंदर बलुई दोमट मृदा होती है, उसके अंदर गेहूं की कृषि अच्छे से कर सकते हैं अपन, और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर देखिए अपन, तो राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख ज़िले हैं, तो राजस्थान के प्रमुख ज़िले कौन कौन से हैं, तो उसमें देखते हैं अपन कि राजस्थान का प्रमुख ज़िला एक तो हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं दोस्तों, क्योंकि श्रीगंगानगर ज़िला है उसमें गेहूँ की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। फिर देखिए अपन भरतपुर है, कोटा है, बूंदी है, अलवर है। ये सारे ज़िले जो है गेहूं की कृषि के अंदर प्रथम स्थान पर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगर कोटा संभाग की बात करें अपन, तो कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं की कृषि की जाती है। फिर देखिए अपन बीज की बात करते हैं अपन, तो बीज के अंदर देखिए अपन, तो बीज जो होता है गेहूँ का जो पुष्प होता है उसको पुष्प स्पाइक कहते हैं, और बीज को कैरोप्सिस कहते हैं। अगर देखिए अब बीज दर की बात करें अपन, तो बीज एक गेहूं की जो बीज है तो होते हैं उसके अंदर एक जीन पाई जाती है, जो बोनेपन की जीन है, उसका नाम है नोरेंटेन। नोरेंटेन जीन पाई जाती है, वो गेहूं के अंदर पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन जो गेहूं है उसकी बीज दर कितनी है। तो अगर उन ऐसे देखिए अपन, तो गेहूं की बीज दर अलग अलग इस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि सामान्य कृषि करें अपन तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए अपने को। और अगर अपन पछेती बोई कर रहे हैं या लवणी क्षारीय मृदाओं के लिए कर रहे हैं, तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को गेहूं की कृषि के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। फिर देखिए अपन, तो खाद एवं उर्वरक की बात करें अपन, तो डीएपी और यूरिया की मात्रा इसमें डालते हैं अपन। और गोबर की खाद की बात करें अपन, तो गोबर की खाद होती है उसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन गोबर की खाद डालते हैं उसमें। फिर देखिए अपन रोपण दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो रोपण दूरी के अंदर जो कतार से कतार की दूरी होती है वो 22.5 सेंटीमीटर होती है, और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। फिर अगर देखिए दोस्तों, तो खरपतवार की बात करेंगे अपन, बीजो उपचार की बात करेंगे अपन, तो बीज उपचार के लिए FIR से उपचार करते हैं अपन। एफ का मतलब है फंजीसाइड, आई का मतलब है इंसेक्टिसाइड, आर का मतलब है राइजोबियम कल्चर। फंजीसाइड है मतलब कवकनाशी से, कवकनाशी के लिए अपन दवाई का प्रयोग करेंगे बाउस्टीन के नाम से जो दवाई आती है उसका उपयोग करेंगे अपन। कीटनाशी के लिए अपन क्लोरोफाइरिफॉस जो दवाई आती है उसका प्रयोग करेंगे अपन। और राइजोबियम कल्चर के लिए अपने को राइजोबियम एजोटोबैक्टर होता है ना, उसकी 3 पैकेट के हिसाब से अपन बीज के उपचार करेंगे और इस प्रकार से डालेंगे। खरपतवार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रमुख रूप से खरपतवार जो होता है गुल्ली डंडा होता है, उसको फेलरिस माइनस कहते हैं। और गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए अपन आइसोप्रोटियोनिक दवा काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं कि आइसोप्रोटियोनिक दवा जो है उससे निष्प्रभावी, मतलब उससे मरते नहीं है खरपतवार ये, इसलिए इसके लिए नई दवाई आई है सल्फोसल्फ्यूरोन। जो सल्फोसल्फ्यूरोन दवा है उसका प्रयोग अपन इसमें करते हैं।
फिर देखते हैं अपन जंगली जाई की बात करें अपन, और जंगली जाई है एविना फतवा कहते हैं इसको, बथुआ है, कृष्ण नील है, ये जो खरपतवार है इसके नियंत्रण के लिए भी अपन दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो उसके लिए अपन 2,4-D का प्रयोग करेंगे, और अलग से कोई खरपतवार है तो उसके लिए अपन मेट सल्फ्यूरोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। नया खरपतवार नाशी है मेट सल्फ्यूरोन दोस्तों, क्योंकि पहले की दवाई पुरानी थी, लेकिन अब की बार जो नया कंटेंट है उसके अंदर नई दवाई है मेट सल्फ्यूरोन, नई दवाई का नाम है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए अपन सिंचाई की बात करते हैं। गेहूं की जो कृषि है उसमें सिंचाई की, अगर पाला पड़ रहा है, ज़्यादा ठंड हो रही है तो अपने को सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो अपने सिंचाई करेंगे तो अपने पौधे हैं वो मरेंगे नहीं। फिर देखिए सिंचाई, इसमें 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है दोस्तों। और पहली सिंचाई कब करेंगे, दूसरी कब करेंगे, उसके बारे में एक एक देखते हैं अपन। कि पहली सिंचाई अपन करेंगे अपन 21 दिन के अंतराल पर करेंगे, CRI अवस्था बनती है ना तब अपन करेंगे। दूसरी सिंचाई करेंगे अपन 40 से 45 दिन बाद में करेंगे, कल्ले निकलते समय ये सिंचाई करेंगे अपन। फिर देखते हैं अपन जो तीसरी सिंचाई है वो तीसरी सिंचाई अपन करेंगे मतलब 60 से 65 दिन के अंतराल पर ये सिंचाई 65 मतलब दिन में करेंगे अपन तीसरी सिंचाई, और ये गांठ बनते समय करेंगे दोस्तों। फिर देखते हैं अपन चौथी सिंचाई की बात करते हैं अपन। लेकिन अगर पाला ज़्यादा पड़ रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपन बीच में भी सिंचाई कर सकते हैं अगर पौधों को बचाने के लिए। चौथी सिंचाई करेंगे अपन 80 से 85 दिन बाद में अपन सिंचाई करेंगे चौथी सिंचाई, और ये करेंगे अपन बालियाँ बनते समय। पाँचवीं सिंचाई की बात करें अपन तो पाँचवीं सिंचाई करते हैं अपन 100 से 105 दिन के अंतराल पर करेंगे अपन पाँचवीं सिंचाई, और ये दाने में दूधिया बनते समय करेंगे। और छठी सिंचाई की बात करें अपन तो छठी सिंचाई करेंगे अपन 115 से 120 दिन के अंतराल पर, और दाना पकते समय अपन ये सिंचाई करते हैं। ये तो हो गई अपने पास सिंचाई की बात। सिंचाई किस किस प्रकार से करते हैं, किस किस आधार पर करते हैं, वो किसान भाइयों और अपने मित्र जो जुड़े हैं उनको सबको पता है कि इंजन के से कर सकते हैं, नहर द्वारा कर सकते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं। कीट और रोगों की बात करते हैं अपन गेहूं की फसल के अंदर। तो कीट का नाम लेवें अपन तो गेहूं का जो सैन्य कीट है वो ज़्यादा आक्रमण करता है, लेकिन नई बात यह है कि भारत के अंदर इसका प्रयोग, इसका जो प्रकोप है तो हल्का सा कम हो गया है। और भी कुछ कीट है उसके बारे में देखेंगे अपन। जो और कीट है उसके बारे में देखेंगे। अगर दीमक की बात करें अपन तो दीमक है, एक तो दीमक बहुत ज़्यादा प्रकोप फैलाता है गेहूं की फसल के अंदर। और इसकी दवाई के बारे में देखिए अपन, गेहूं की में दीमक हो रहा है तो उसमें देखते हैं अपन क्लोरोफाइरिफॉस जो दवाई होती है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं दीमक के लिए। भंडारण कीट होता है, भंडारण कीट के लिए अपन जो खपरा हो सकता है या छोटी इल्ली हो सकती है, तो उसके लिए अपन एल्यूमिनियम फॉस्फेट की जो गोली आती है वो अपन बोरी के अंदर रख सकते हैं, उससे भी ये थोड़ी सी कम हो जाएगी दोस्तों। और जैविक विधि से अगर करना चाहते हैं अपन तो अपने को नीम के पत्ते और प्याज रख देते हैं अपन धान के अंदर, तो भी ये सारा कुछ सिस्टम बैठ जाता है और अपना जो धान है वो ख़राब भी नहीं होता है भंडारण के समय। फिर देखते हैं अपन रोग की बात करते हैं दोस्तों। तो रोग के अंदर क्या होता है कि गेहूँ की जो फसल है, कैमरामैन से निवेदन कराऊंगा कि गेहूं की फसल इसके अंदर जो रोग लगता है वो रोली रोग लगता है इसके अंदर, और रोली फरवरी के अंदर लगती है। और रोली के लिए अपन मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और एक और रोग लगता है अनावृत कंडवा। एक तो होता है आवृत कंडवा, एक होता है अनावृत कंडवा। एक तो होता है आवृत कंडवा और एक होता है अनावृत कंडवा। तो अनावृत कंडवा जो है उसके लिए अपन विटावेक्स काम में ले सकते हैं। और आवृत कंडवा गेहूं के अंदर होता है, और अनावृत कंडवा जो होता है, अनावृत कंडवा तो गेहूं के अंदर होता है, और आवृत कंडवा होता है वो जौ के अंदर होता है दोस्तों। फिर देखते हैं अपन कि इन रोगों के बचाव के लिए मोलिया रोग ऐसे होता है, और मोलिया रोग भी है, उनके दवाई के लिए अपन मैनकोजेब की जो दवाई होती है उसके प्रयोग कर सकते हैं अपन। इसीलिए गेहूं की कृषि को अपन को अच्छे से कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं। और भी अपन दोस्तों अपन गेहूं की कृषि की बात कर रहे हैं, अपन रोग की बात कर ली अपन ने। अगर किस्मों की बात करें अपन तो किस्में जो है इसमें राजस्थान के लिए कौन कौन सी है, लवणीय मृदाओं के लिए कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन उन्नतशील किस्मों में देखते हैं अपन तो जो राजस्थान से निकाली गई कुछ किस्में भी है, दुर्गापुरा से निकाली गई किस्में भी है। राज 3700 स्वतंत्र जो किस्म है वो राजस्थान दुर्गापुरा से निकाली गई है। और अगर पछेती किस्म के लिए, पछेती बुआई के लिए अपन कौन सी किस्म का उपयोग में लेंगे तो वो राज 3765 जो किस्म है उसका अपन उपयोग में ले सकते हैं। और वो अगर पछेती बुआई कर रहे हैं अपन तो भी वो अच्छे से उग जाएगी और अपना उत्पादन है वो भी अच्छे से बढ़ जाएगा। फिर देखते हैं अपन अगर रोली जो रोग बताया मैंने आपको, तो रोली रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है तो उसके बारे में देखते हैं अपन। रोली रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है राज
4120 जो किस्म है वो रोली रोग प्रतिरोधी किस्म है। अगर वो किस्म लगाएंगे अपन तो रोली की जो मात्रा है वो कम होगी। और अगर लवणीय भूमि के लिए अगर अपने को किस्म लगानी है तो लवणीय भूमि के लिए जो जोबनेर से निकाली गई किस्म है जोबनेर 666, उसको ऐसे बोलते हैं कि दो जोबनेर 666 है ना, उसके नाम से भी है। एक दुर्गोबरा 65 के नाम से भी एक किस्म है, वो भी अपन अब आराम से लगा सकते हैं लवणीय मृदाओं के लिए दोस्तों। फिर देखते हैं अपन जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आराम से अपन सुगमता से कृषि कर सकते हैं। और गेहूं की कृषि अपने को अच्छे से करनी है, क्योंकि अन्न का उत्पादन करने के लिए गेहूं उगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गेहूं से रोटी मिलती है अपने को, और भी कुछ उत्पाद जो बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है। डबल रोटी वगैरह उसमें भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। ग्लूटीन नामक का जो वो प्रोटीन पाया जाता है उसका भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रकोप डालता है। दोस्तों अपन इसी कड़ी के अंदर देखते हैं और अपन मिलते हैं नेक्स्ट कुछ फसल लेके, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।